अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रियासत को तकसीम करने की सरगर्मियां हुई तेज। चीफ सेक्रेटरी मोहंती की चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। केसीआर से भी करेंगे मोहंती जल्द ही मीटिंग। कड़पा को सीमा आंध्रा की राजधानी बनाया जाए। साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने पेश की तजवीज। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारतखाने पर हमला, 4 हमलावर हुए हलाक। सदर जमहूरिया और नरेंद्र मोदी ने की हमले की शदीद मजम्मत। सिफारतखाने के मुलाजमीन की हिफाजत का करजई ने दिया तयख्खुन। वजीर आजम मनमोहन सिंह 26 मई को खाली करेंगे 7 रेस कोर्स का सरकारी बंगला। नरेंद्र मोदी की बीवी जसोदा बेन मोदी के साथ रहने को है तैयार। और बोको हराम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया ऐलान। बोको हराम पर पाबंदी के साथ उसके तमाम असासे भी किए गए जब्त। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले देखते हैं रियासती खबरें। हालिया इंतखाबात के नतायज की इजराई के बाद अब सीमा आंध्रा और तेलंगाना के क़याम की कोशिशें तेज हो गई हैं। ऐसे में सीमा आंध्रा की नई राजधानी को लेकर सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। जुमा को सीमा आंध्रा के मुतवक्को वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती के दरमियान अहम मीटिंग मुनक़द हुई। इस मीटिंग में कई IPS ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मीटिंग का अहम मकसद सीमा आंध्रा की राजधानी का इंतखाब करना था। चीफ सेक्रेटरी मोहंती ने इस मीटिंग के दौरान चंद्रबाबू नायडू को पावर पॉइंट के जरिए एक प्रोजेक्ट भी पेश किया। इस दरमियान चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती तेलंगाना के मुतवक्को वज़ीर आला और TRS सरबराह KCR से भी जल्द ही मुलाकात करेंगे। दोनों कायदीन के दरमियान ये मुलाकात लेक व्यू गेस्ट हाउस में होने का इम्कान है। KCR और मोहंती के दरमियान होने वाली इस मुलाकात का अहम मकसद रियासत की तकसीम और सरकारी मुलाजमीन की तकसीम के बारे में होगी। साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने कड़पा को सीमा आंध्रा की नई राजधानी बनाने की तजवीज पेश की है। जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी के वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कड़पा को सीमा आंध्रा की राजधानी बनाने की तजवीज रियासत की तकसीम को देखने वाली कमेटी को भेज दी है। इस दौरान जयराम रमेश ने सीमा आंध्रा और तेलंगाना को एक मां और बच्चा करार देते हुए कहा कि दोनों रियासतों की तरक्की के लिए दोनों रियासतों की हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा। तेलंगाना के क़याम के लिए कोशिश करने वाले JSC के कन्वीनर कोदंडराम ने TRS सरबराह KCR के साथ आपसी इख्तलाफात की खबरों को बकवास करार दिया है। कोदंडराम ने कहा कि KCR के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा से खुशगवार रहे हैं और आगे भी उनके ये खुशगवार ताल्लुकात जारी रहेंगे। इस दौरान कोदंडराम ने ऐलान किया कि नई रियासत तेलंगाना के क़याम का दिन यानी यौम तासीस 2 जून को मनाया जाएगा। KCR మేము ఎప్పుడైనా కలవచ్చు, సమస్య కానే కాదు. ఆయన పనుల మీద బిజీ ఉన్నాడు, గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయాలి మొత్తం. కాబట్టి దీన్ని ఒక ఇష్యూ చేయొద్దని మీడియా మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. పరిపాలన ప్రజల తరఫు నుంచి ఉద్యమ క్రమంలో వ్యక్తమైనటువంటి ఆకాంక్షలు ప్రభుత్వానికి తెలుసు. ఆ ఉద్యమంలో భాగమైనటువంటి పార్టీ కాబట్టి మా నుంచి కూడా ఇంకా ఏమన్నా అదనంగా చెప్పవలసినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి ప్రజల ఆకాంక్షలు వాళ్లకు ఇంకా ఏదన్నా అదనంగా తెలియజేయవలసింది ఉంటే తప్పకుండా చేస్తాం। TDP ने जुमा को रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए कोशिशें करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीदों को खिराज पेश किया है। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना के शोहदा के अरकान खानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। TDP के महानाडु में पार्टी ने इस बात का मुतालबा किया है। ఆ రోజు అమరవీరులకు కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ కోసం అమరవీరులు అయితే ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా మేము డిమాండ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది। ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి, 10 లక్షలు ఎక్స్‌గ్రేషియా చేయాలని, అదే తిరిగి ఆ కుటుంబాలను
యువకులకు దాంట్లో ఎవరైనా ఉంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనేది కూడా ఒక ఆలోచన మానవుల్లో కూడా చర్చ పెట్టడం జరుగుతున్నది. మహానాడు కార్యక్రమాన్ని ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేపట్టినటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి అది ఆనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో యథావిధిగా కొనసాగుతున్నటువంటి విషయం మనకందరికీ తెలిసిందే. ఈసారి చాలా ప్రత్యేకత సంతరించుకున్నటువంటి మహానాడు. 2 రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఒక రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావడం, 2వ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత మేము 15 మంది శాసనసభ్యులం ఎన్నిక కావడం. అయితే దీనికి చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకొని ఉన్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन कल्याण को राज्यसभा में भेजने की तैयारियों की खबर है। सियासी माहिरीन का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि पवन कल्याण को रियासत कर्नाटक से राज्यसभा के लिए भेजा जाए। कर्नाटक में राज्यसभा के 4 सीटों पर जून में इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि इस बात का फैसला पवन कल्याण पर छोड़ा जा रहा है। नामजद वजीर आजम मोदी हालिया इंतखाबात के नताइज से काफी खुश हैं, जहां पर सीमा आंध्रा और तेलंगाना में पवन कल्याण ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी और कामयाबी में अहम रोल अदा किया था। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। अफगानिस्तान के सूबे हरात में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर जुमा के रोज मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। सूबाई पुलिस के एक तर्जुमान अब्दुल रऊफ अहमदी ने बताया कि 5 मुसल्लह अफराद ने हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हथियारों से फायरिंग की है। इत्तलात के मुताबिक ये फायरिंग कौंसिल खाने के नजदीक वाक़ एक मकान से की गई। अहमदी ने मजीद बताया कि 2 हमलावरों को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े में हिंदुस्तानी कौंसिल में मौजूद तमाम अहलकार महफूज है। अहमदी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज बाकी 3 हमलावरों को हलाक करने की कोशिश कर रही है। अहमदी ने ताहम इस दहशतगर्दाना वाक़े में तालिबान के मुलविस होने के बारे में कोई बात नहीं की। यह ग्रुप गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हमला कर चुका है। 4 to 5 terrorist attack Herat Consulate General of India, और एक को मार गिराया गया as he was trying to sneak into the camp. Remaining few they actually ran away, वो भाग गए. And I am told, of course it is unconfirmed report इसे है कि इनको मार गिराया गया by Kabul forces. The attack started early this morning around 3:15 a.m. There was an attempt to breach our consulate in Herat. This was thwarted by ITBP personnel who were there. Subsequently, they were joined by forces of the Afghan National Army. Right now, even as we speak, the situation remains uncertain because there is exchange of fire going on. However, we are in regular touch with all concerned. Our ambassador has been in touch with the Afghan authorities. The Foreign Secretary, Mrs. Sujata Singh, is monitoring the situation as in touch with her counterparts. And this morning, a little while ago, the Prime Minister designate, Shri Narendra Modi, talked to our ambassador. He bolstered the morale of our mission staff there and assured them all help and support in this difficult situation. So our morale is very high of all our officials there. Our Consul General is in regular touch with the Ministry of External Affairs, and every effort is being made to ensure that all things are under control. I'm also glad to tell you that all Indian personnel remain safe. We have just rechecked with our Consul General, who has assured that the situation, while uncertain, there is no threat right now to the Indian staff in the consulate. As of now, I just spoke to our security commanders in Afghanistan,
that the operation that they started against the terrorists who were attacking the Indian consulate in Herat has been completed, and all 4 terrorists have been killed. Of course, we must compliment our forces who defended the consulate as they did in previous attacks of this nature in a very courageous way. And fortunately, there is no casualty, and we all, the mission and the staff is safe and sound. This attack is an attack on our great relationship between Afghanistan and India, and they have tried in the past to affect this relationship, but the enemies must know that they are deadly wrong to think about this relationship or expect a relationship to be affected by their attacks on either the consulate or on the Indian consulate or on the Afghan people. So this only strengthens our resolve that we will continue to resist them and resist them till the end. ये बहुत ही अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है। ये हमला बुज़दिलाना है, ये हमला बिल्कुल गलत है, और इस तरह की हरकतें करके भारत को किसी भी मकाम पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का जो मकसद टेररिस्ट फोर्सेस चाहती हैं वो उनको कभी हासिल नहीं होगा। ये आतंकी हमला है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बातचीत के द्वारा सारे भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, उसको कहीं ना कहीं आघात करने की ये योजना रही होगी, और इसलिए भारतीय दूतावास पे हमला करके इन सारे बातचीत के जरिए उपमहाद्वीप में एक शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करने के प्रयास को कहीं ना कहीं धोखा पहुंचाने की ये साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। See, we condemn this dastardly act on our mission, and already the Prime Minister designate is already looking into the issue, has taken cognizance of it. I think the situation will improve sooner than the latter, and there are wider issues of who has done it and other things. There may be forces who don't want the peace to come to the region, but we will win and the peace will. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने हरात में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की के लिए हिंदुस्तान की तरफ से दी जाने वाली मदद को रोक नहीं पाएंगे। कौंसिल खाने पर हिंदुस्तान और अफगान मुलाजमीन की बहादुरी की तारीफ करते हुए मिस्टर मुखर्जी ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए कौंसिल खाने की मदद के लिए आने और मुलाजमीन और अफसरान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के तय भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वजारत खारजा से कहा कि वो अफगान हुकाम के राब्ते में बने रहें ताकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरात में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर हुए हमले की मजम्मत की है। उन्होंने अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी सफीर से फोन पर बात की और हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। हिंदुस्तान के मुतवक्को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन करके अफगानिस्तान में मौजूद हिंदुस्तानी इदारों की हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई है। मोदी ने भी हरात में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हमले को नाकाम करने में अफगान फौज की कोशिशों के लिए करज़ई का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने जुमा को हिंदुस्तान के नौ मुंतखब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में काबुल में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुलाजमीन की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। वजारत खारजा ने कहा है कि मोदी ने हरात में वाक़े हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हमले को नाकाम करने के अफगानिस्तान फौज की कोशिश पर करज़ई का शुक्रिया अदा किया। सबकदोश होने वाले वजीर आजम मनमोहन सिंह 26 मई को नए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेने के बाद 7 रेस कोर्स रोड पर वाक़े अपना सरकारी बंगला खाली करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर के जराये ने बताया कि हल्फ बर्दारी की तकरीब से वापस आने के फौरन बाद मनमोहन सिंह 2.5 एकड़ पर फैले 3 मोतीलाल नेहरू वाक़े बंगले में चले जाएंगे। ये बंगला कभी दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला शीला दीक्षित का सरकारी रिहाइश गाह था, जो अब केरल की गवर्नर हैं।
नौ मुंतखब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीवी जशोदाबेन ने कहा है कि उन्हें उनकी बीवी होने पर फख्र है और अगर दावत दी जाए तो वो मोदी के साथ वजीर आजम की रिहाइशगाह 7 रेसकोर्स रोड में रहने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों भले ही अलग अलग रहते हैं पर उनमें तलाक नहीं हुआ है। जशोदाबेन ने कहा कि मोदी के वजीर आजम बनने पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई है और अगर उन्हें कहा जाए तो वो उनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में भी शिरकत करेंगी। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जराए के हवाले से खबर मिली है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ 26 मई को होने वाले नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेंगे। खबर है कि नवाज शरीफ ने सबकी सलाह को दरकिनार करते हुए हिंदुस्तान जाने का फैसला किया है। जराए का यह भी कहना है कि शरीफ का हिंदुस्तानी दौरा इंतहाई छोटा होगा और सिर्फ हल्फ बर्दारी की तकरीब तक ही महदूद रहेगा। अगर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब कोई पाकिस्तानी वजीर आजम हिंदुस्तानी वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेगा। दूसरी जानिब श्रीलंका के सदर एम राजापक्षे ने नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में उनको बुलाने के लिए मोदी का शुक्रिया अदा किया है। राजापक्षे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने की दावत देने के लिए वो मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं और वो यहां आने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि इससे पहले नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी तकरीब में श्रीलंका के सदर को दावत देने से तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने नाराजगी का इजहार किया है। जयललिता ने श्रीलंका के सदर को दावत दिए जाने को बदकिस्मती करार दिया। वहीं श्रीलंका को दावत देने पर तमिलनाडु में बीजेपी के इत्तेहादी SDS के सरबराह वाइको भी नाराज हैं। इस सिलसिले में वाइको ने जुमा को बीजेपी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपना एतराज जताया। इससे पहले जुमेरात को उन्होंने मोदी को खत लिखकर अपील की थी कि श्रीलंका की फौज ने जिस तरह तमिल निजात लोगों का कत्लेआम किया है इस पर गौर किया जाना चाहिए। I explained in detail that the participation of Mahinda Rajapakse, the butcher of Tamils, who has committed the genocide of innocent Tamils, hundreds of thousands of Tamils, children, women and unarmed public. That will be the saddest day for more than 75 million Tamils in Tamil Nadu and crores of Tamils all over the world. And when Atal Bihari Vajpayee became the Prime Minister, he didn't invite the Sri Lankan President for the swearing-in ceremony. In 1998, again 1999. Even Dr. Manmohan Singh, who was handled like a puppet by Madam Sonia Gandhi, the UPA government provided all logistic support, military logistic support, providing radars, weapons, enabling Rajapaksa regime to commit the genocide. They didn't dare to invite Mahinda Rajapaksa for the swearing-in ceremony in 2004, again in 2009. So, that will be a wrong message. And some people may say better relations with the neighboring countries. Already in Geneva Human Rights Council, most of the countries adopted the resolution moved by United States and United Kingdom seeking for an independent international investigation against the Sri Lankan government for the crimes, genocide committed against the Tamils. I have requested him to take up this request to Sri Narendra Modi ji to avoid the presence of Rajapaksa in the swearing-in ceremony. बीजेपी से निकाले गए सीनियर कायद जसवंत सिंह ने जुमा को बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के अहकाम को बालाए ताक रखते हुए बाड़मेर हल्के पार्लियामेंट से
बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मुकाबला करके हार गए हैं। साल 2009 में जसवंत सिंह ने पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पर किताब लिखी थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया, जिसके 10 माह के अंदर ही वो अडवाणी की मदाखलत की वजह से दोबारा बीजेपी में शामिल हुए थे और अब फिर उन्होंने दोबारा अडवाणी से मुलाकात की है। कर्नाटक के वजीर सेहत यूटी खादर ने कहा कि मगरबी एशिया से आने वाले फिजाई मुसाफिरीन को बेंगलोर और मैंगलोर एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्ट करवाना होगा। मरकजी वजारत सेहत व खानदान बहबूद की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताउन से दोनों एयरपोर्ट पर निगरान कार टीमें मौजूद रहेंगी। HIN का हवाला देते हुए वजीर सेहत ने कहा कि इस वायरस से रियासत में रवां साल जनवरी से 8 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 4 अफराद रवां माह के दौरान। बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी के हतक इज्जत के मामले में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल उन्हें 6 जून तक जेल में ही रहना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर केजरीवाल ने जमानत के लिए बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें 6 जून तक जेल भेज दिया। समाअत के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि साबिक वजीर आला होने के नाते उन्हें कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए। जज ने केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर वो मुतमईन नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस दरमियान आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वो आला अदालत में अपील करेंगे। Today is one of the most unusual situations where an accused appears, and we should forget whether it is X, Y or Z or Mr. Kejriwal or any other person. The law of the country is very clear. The code of criminal procedure has been exercised over lakhs and thousands of people. When any accused appears before the court, the accused is supposed to furnish a bail bond with or without surety. In today's case, in fact, the court explained at length to Mr. Kejriwal directly by saying, I thought you were represented by counsels, so therefore there was no need to tell you, but I feel must apprise you of the situation. For a long time she explained the entire procedure of the Code of Criminal Procedure, which is again unusual practice. You don't normally explain to the accused when he has got Mr. Shanti Bhushan and Mr. Prashant Bhushan next to him what the procedure of law is, but it was explained, and after that he was told that because he has failed to furnish the bail bond, and she also made it clear that the 10,000 rupees which was indicated in the bail bond doesn't have to be deposited. That amount is only indicated in the bail bond, and in the event he doesn't appear, the bail bond is forfeited. That is the only position of the situation. अभी अगली तारीख 6 तारीख को लगी है और उसमें नोटिस फ्रेमिंग के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, उस दिन फर्दर कार्रवाई होगी। एक चोर को चोर कहना अगर अपराध है, हम उस बात से बिल्कुल ही अडिग हैं और हम कभी भी बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हम कोई मनीड बेल के लिए अप्लाई कभी नहीं करेंगे। हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, हम कोर्ट को मानना नहीं करते हैं, लेकिन कोर्ट अगर ये कहता है कि मैं एक्यूज्ड हूं, मैं उस सेंस में एक्यूज्ड नहीं हूं। सर आप हाईकोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले में? हाईकोर्ट जाएंगे? अभी हमने फैसला नहीं किया। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नाइजीरिया के मुस्लिम अस्करियत पसंदों के ग्रुप बोको हराम को दहशत गर्द ग्रुप का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने नाइजीरिया की शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पर पाबंदी आयद कर दी है और इसके तमाम असास से मुंजमद कर दिए हैं। नाइजीरिया की शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पर अलकायदा से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर यह पाबंदी आयद की गई है। सलामती कौंसिल के तमाम रुकन ममालिक की हिमायत के बाद बोको हराम के तमाम असासे सीज करके उसके अराकीन पर सफरी पाबंदी और असलहे की फराहमी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। थाईलैंड में जारी मार्शल लॉ के दरमियान फौज ने मुल्क की 155 नामवर शख्सियतों को बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इनमें साबिक वजीर आजम यंगलुक शिनावत्रा और उनके कई रिश्तेदार, जबकि माजूल हुकूमत के सियासी लीडर भी शामिल हैं। फौज की तरफ से इन अफराद पर सफरी पाबंदी का यह ऐलान जुमा को मुल्क में फौजी बगावत के सरकारी ऐलान के एक रोज बाद किया गया। टेलीविजन पर नशर होने वाले फौज के एक बयान में कहा गया है कि ये फैसला मुल्क में अमन की सूरत हाल बरकरार रखने और तनाज़ात के हल के लिए किया गया है। हुकूमत की मौजूदगी के बाद फौज ने एक दूसरे के मुखालिफ उन मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया है जिन्होंने राजधानी बैंकॉक के अंदर और उसके मदाफात में अपने कैंप कायम किए थे।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے سلامتی کونسل میں گزشتہ روز شام کے حوالے سے اپنی تیسری رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خانہ جنگی کے شکار ملک شام میں زمینی صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کے خلاف تشدد ترک کرنے کے کونسل کے مطالبے کے باوجود شامی حکومت اور باغیوں دونوں ہی کی طرف سے شہریوں کے خلاف حملے جاری ہیں۔ شام میں مارچ 2011 سے جاری مسلح حکومت مخالف تحریک میں اب تک سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق تقریباً 1,62,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ شامی باغیوں نے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں بشار الاسد کے حق میں منعقدہ ہونے والی ریلی پر شیلنگ کر کے کم سے کم 22 افراد کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ شیلنگ کا یہ واقعہ شام کے جنوبی شہر درا میں پیش آیا ہے۔ واضح ہے کہ بشار الاسد نے 3 جون کو صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ بشار الاسد اس مرتبہ بھی تمام تر عوامی اور بین الاقوامی مخالفت کے باوجود صدارتی امیدوار کے طور پر موجود ہیں۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرائن میں اتوار کے روز مجوزہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے یورپی تنظیم برائے سلامتی و تعاون OSCE کا فیصلہ قبول کرے۔ چانسلر مرکل کا کہنا تھا کہ روس خود بھی اس تنظیم کا رکن ہے اور اس تنظیم کے جائزے کا قبول کرنا چاہیے، جس میں تنظیم نے یوکرائن میں صدارتی انتخابات کو اس ملک کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ریاست کو تقسیم کرنے کی سرگرمیاں ہوئی تیز، چیف سیکرٹری موہنتی کی چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات، KCR سے بھی کریں گے موہنتی جلد ہی میٹنگ۔ کڑپا کو سیما آندھرا کی راجدھانی بنایا جائے، سابق مرکزی وزیر جے رام رمیش نے پیش کی تجویز۔ افغانستان میں ہندوستانی سفارت خانے پر حملہ، 4 حملہ ور ہوئے ہلاک، صدر جمہوریہ اور نریندر مودی نے کی حملے کی شدید مذمت، سفارت خانے کے ملازمین کی حفاظت کا کرزئی نے دیا تیقن۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ 26 مئی کو خالی کریں گے 7 ریس کورس کا سرکاری بنگلہ، نریندر مودی کی بیوی جسودا بہن مودی کے ساتھ رہنے کو ہے تیار۔ اور بوکو حرام دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل، اقوام متحدہ نے کیا اعلان، بوکو حرام پر پابندی کے ساتھ اس کے تمام اثاثے بھی کیے گئے ضبط۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید تازہ ترین خبروں کا حال جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔ اللہ حافظ۔